हेलो दोस्तों, अपन रिएक्ट के बारे में जो भी है बेसिक उनको आज कवर करने की कोशिश करेंगे कि इसका जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है रिएक्ट में वो कैसे होता है, और जो कंपोनेंट होते हैं वो कैसे इंक्लूड कराते हैं, कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और कंपोनेंट क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिक भी होगा और थोड़ा सा कोड भी होगा। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में सबसे पहले अपन चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अपना जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट फाइल है अपने ई कॉमर्स ऐप के नाम से अपना प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले वीएस कोड में जाते हैं, फाइल में गए, ओपन फोल्डर, और जो अपना है ई कॉमर्स ऐप उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको रन करने की कोशिश करते हैं। वीएस कोड के जो टर्मिनल है उसी के अंदर अपने इसको रन करवा लेते हैं। वीएस कोड एक आईडी है अपने आप में, तो ये कोड को रन भी कर सकता है यहाँ से। ठीक है, ये कोड एडिटर नहीं है, एक आईडी है पूरा का पूरा, इंटीग्रेट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, हम रन सेव टाइप करते हैं, और ये जो अपना प्रोजेक्ट है ये इस पोर्ट नंबर पे 5173 पे ओपन हो चुका है। कॉपी कर सकते हैं या इसके साथ क्लिक भी कर सकते हैं। अपन दोनों ही कंडीशन में अपना जो प्रोजेक्ट रन हो रहा है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। ठीक है, ये जो डिफ़ॉल्ट है ये अपने रिएक्ट का इंस्टॉलेशन किया है वाइट के साथ, उसी के साथ ये मिला है अपने को। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पर स्ट्रक्चर है उसको वन बाय वन समझने करते हैं। नोड मॉड्यूल जो ये फोल्डर है, ये अपने जैसे ही इंस्टॉल किया है यहाँ पर रिएक्ट को, उसके बाद में ये फोल्डर क्रिएट हुआ है। इसके अंदर मल्टीपल डिपेंडेंसी वगैरह अपनी इंस्टॉल हुई है, वाइट ये आप देख सकते हो काफ़ी सारी है, मल्टीपल है। और इससे अपने को कुछ ज़्यादा लेना देना भी नहीं है। अपने को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पर होती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइल है वो है पैकेज डॉट जेसन फाइल। इसके अंदर अपने को प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल मिल जाएगी। हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आप इसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में यूज़ नहीं करके आप अपना अगर वीएस कोड यहाँ ओपन नहीं करो और सीएमडी के थ्रू अगर रन करना चाहो अपने प्रोजेक्ट को तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए भी सिंपल सा मेथड है। आप यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आप टाइप कर दो, जैसे सिलेक्ट किया अपने एड्रेस बार के अंदर सीएमडी टाइप कर दो, तो आपका कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो CLI ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप जाके npm रन dev, सिंपल आपको इतना ही करना है। उसके बाद में प्रेस कर देना एंटर। अपने पहले ओपन कर रखा है इसलिए अपने को इसकी नीड नहीं है। ठीक है, चलते हैं वापस अपने वीएस कोड की तरफ। दूसरे समझते हैं अपन जो इंपॉर्टेंट फाइल हैं उन्हीं पे डिस्कशन कर रहे हैं। ये वाइट वाली कॉन्फ़िगरेशन है, ये ऑटो हो चुकी है, अपने को कुछ नहीं करना है इसके अंदर। हाल फिलहाल अपने कोई बेसिक लेवल के अंदर जो लर्नर लेवल अपन अभी चल रहा है उस लेवल के लिए यहाँ पर कोई कॉन्फ़िगरेशन की नीड नहीं है। उसके आगे बढ़ते हैं अपन। ये है एक इंडेक्स फाइल, पैकेज डॉट लॉग फाइल है, इसका आपको कुछ नहीं करना, ये खुद से जनरेट होती है। और पैकेज डॉट जेसन फाइल है, इन फ्यूचर में जब भी अपने को कोई डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट होगी तो अपन यहाँ से डायरेक्ट जाके भी, जैसे कोई पहले ऑलरेडी सेटअप प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर डिपेंडेंसी ऐड करके npm इंस्टॉल जैसे ही दोबारा रन करवाएंगे तो npm इंस्टॉल कमांड चलते ही यहाँ पर जो डिपेंडेंसी जितनी भी होगी ना सारी की सारी इंस्टॉल हो जाएगी दोबारा से। ठीक है, ये ESLint के लिए कॉन्फ़िगरेशन है। गिट इग्नोर, अगर अपन अपना जो प्रोजेक्ट है उसको गिट पे पुश करना चाहेंगे तो उसी के लिए कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है कि कौन सी फाइल गिट पे जाना चाहिए और कौन सी फाइल गिट पे नहीं जाना चाहिए। तो ये सारा का सारा कंट्रोल यहाँ से है। जितनी फाइलें यहाँ पर मेंटेन कर रखी है, फुल मेंटेन कर रखे हैं, वो गिट पे पुश नहीं होंगे क्योंकि इनकी जो लेंथ होती है, जैसे कि यहाँ पर मेंटेन कर रखा है नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल एक बहुत ही हेवी फोल्डर होता है और ये आपको किसी भी नहीं है, जब भी आप दूसरे सिस्टम पे मूव करोगे तो वहाँ पर ये खुद का npm इंस्टॉल होना चाहिए। यानी कि आप अपने प्रोजेक्ट को अगर सपोज करो वन पीसी टू अनदर अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो वहाँ पर आपको इस फोल्डर को इग्नोर कर देना है। इसको आपको नीड नहीं है। वहाँ पर जैसे ही आप npm इंस्टॉल रन करवाओगे तो दोबारा से ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, पैकेज डॉट लॉग फाइल ये इतनी हैवी होती नहीं है क्योंकि कोई एमबी में या जीबी में बन रही है, छोटी फाइल होती है केबी के अंदर ही, तो आप इसको मूव करवा सकते हो। वैसे इसकी कोई नीड नहीं है, अगर आप नहीं करोगे इसको डिलीट मार देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मेन मूवेबल फाइल है वो पब्लिक src गिट इग्नोर ये आपको रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसके विदाउट अगर मूव करवा दिया प्रोजेक्ट और आपने वहाँ पर गिट पे अगर पुश करवा दिया तो ये जितने भी हैवी फोल्डर है ना नोड मॉड्यूल वगैरह ये आपके गिटहब पे पुश हो जाएंगे और आपकी जो रेपो है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगी। रेपो क्या होती है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे पुश कराते हैं, वो एक अपने आप में एक सेपरेट चैप्टर है। उसको अपन यहाँ पर मर्ज नहीं करेंगे वरना वीडियो की लेंथ भी अननेसेसरी बहुत बड़ी हो जाएगी। अपने यहाँ पर जो रिएक्ट से जितने भी चीज़ें संबंधित है अपन उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं जो इम्पोर्टेंट एक और फाइल है वह है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के बारे में मैं बेसिक थ्योरी आपको बता देता हूँ कि क्या होती है, कैसे रन कराती है। आपने मेटा का नाम सुना होगा,
तो जब भी अपन किसी भी रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर वर्क कर रहे होते हैं, प्योर रिएक्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो वहां पर आप जब भी अपने प्रोजेक्ट में व्यू सोर्स कोड, आपने देखा होगा कंट्रोल यू की हेल्प से जब हम सोर्स कोड चेक करते हैं, या वहां से राइट क्लिक करके या ऑप्शन में जाके सिलेक्ट करके भी आप व्यू सोर्स देख सकते हैं, तब आपको इतना सही स्ट्रक्चर वहां पर दिखाई देता है, और जितना भी कोड है ना, सारा का सारा डीओआईडी रूट इसके अंदर इंजेक्ट हो जाता है आपका। जितना भी कोड होगा वो इसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। अब इसके प्लस माइनस की बात कर लेते हैं। जो रिएक्ट होती है वो फास्ट होती है, नो डाउट, लेकिन जब भी आपका पूरा का पूरा यानी कि जो कोड है आपका वो चलता है क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड पे अपन समझते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में, अब थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर भी कवर कर लेते हैं थ्योरी के माध्यम से। तो आपकी जो चीज़ें हैं बेस है वो आपको कल करे कोई दिक्कत नहीं करे, और आपका जो बेसिक है वो कवर अप हो जाए यहाँ पर। तो रूट में जब भी इंजेक्ट होता है ना, तो उसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या होता है कि आपकी वेबसाइट मेटा फ्रेंडली नहीं होती है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो, आप कितना भी कुछ भी मेटा यूज अगर यहाँ पर यूज करोगे ना, तो गूगल को क्या मिलेगा हमेशा, जब भी जाएगा गूगल, गूगल का जो बोट है, यानी कि गूगल हो, फेसबुक हो, जिनके भी बोट है, याहू वगैरह, सारे के सारे सर्च इंजन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसको मिलेगा एक डिवाइडेड बोट। अब ये जो रूट है, इससे कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या है, किस वेबसाइट के बारे में क्या है, इसके प्रोडक्ट वगैरह, तो सर्च इंजन के अंदर इसका इम्पोर्टेंस नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन थी वह है ही नहीं गूगल के पास में। तो इसलिए अगर अपने को कोई भी एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए, हाँ, ऐसा नहीं है कि रिएक्ट में अपन ऐसा मेटा फ्रेंडली नहीं बना सकते हैं, लेकिन इतने एफर्ट लगा लेंगे कि बहुत ज़्यादा है। उसकी जगह अपन यूज करते हैं नेक्स्ट जेएस। लेकिन नेक्स्ट जेएस में मूव करने के लिए आपको रिएक्ट का फाउंडेशन अच्छा आना चाहिए, ठीक है। जैसे रिएक्ट पे बढ़ने के लिए आपका जावास्क्रिप्ट का फाउंडेशन बढ़िया होना चाहिए, वो ठीक उसी तरह से नेक्स्ट पे मूव करने के लिए आपका रिएक्ट भी अच्छे लेवल पे होना चाहिए। कम से कम बेसिक लेवल का नॉलेज तो आपके पास होना ही चाहिए, कि जैसे कि हुक क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, पेज कैसे रिएक्ट के अंदर रेंडर होते हैं, मिडिलवेयर कैसे यूज करते हैं, ये सब चीज़ें है ना आपकी होना ही चाहिए। एक कंपोनेंट है और रिएक्ट पे अलग ही चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा चीज़ें, तो आप नेक्स्ट पे अगर डायरेक्टली मूव हो जाएंगे ना, तो वहाँ पर क्या पूरी की पूरी सर्वर साइड स्क्रिप्ट है वो रन होती है। तो आपको चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा या तो सर के ऊपर से जाएगी, आपको समझ में ही नहीं आएगी, खुद ही समझ लो। तो इसलिए अपन क्या रिएक्ट को ही पहले प्रिफेयर करते हैं कि एक रिएक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाए, उसके बाद में अपन नेक्स्ट जेएस पे मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट जेएस एसईओ फ्रेंडली भी होती है, और जितनी फास्टर रिएक्ट हो सकती है उतनी ही नेक्स्ट जेएस भी हो सकती है, बहुत अच्छी। और उसमें और भी काफ़ी डेप्थ की चीज़ें हैं जो अपन नेक्स्ट के साथ ही कवर करेंगे। हाल फिलहाल अपन इसके बेसिक के बारे में समझ लेते हैं। तो आपको अगर टाइटल वगैरह अगर यहाँ से अगर अपडेट करना है, तो आप अपनी वेबसाइट के लिए टाइटल वगैरह अपडेट करा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं पब्लिक फोल्डर के अंदर। पब्लिक फोल्डर के अंदर आप एसेट्स वगैरह डाल सकते हैं, आपके जो भी एसेट्स हैं, कि आपको लोगो इमेज वगैरह, वो यहाँ पर भी रख सकते हो आप, लेकिन ये ओपन होता है, ठीक है। इसके बाद में होता है ये थोड़ा सिक्योर होता है। एसआरसी के अंदर आपके एसेट्स भी आ गए, यहाँ पर भी डाला जा सकता है, पब्लिक के अंदर भी डाला सकता है, आपकी चॉइस पे है, आप कहीं पर भी दोनों को यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर जो मेन फाइल है वह फाइल है आपकी ये वाली app.js। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक वाइट लोगो के नाम से दे रखा है, दूसरा रिएक्ट लोगो के नाम से दे रखा है, और ये दोनों चीज़ें हैं वो यहाँ पर रन हो रही है। ये कैसे रन हो रही है अपने इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये अपना टर्मिनल है। टर्मिनल को एक बार मैं किल करके आपको दोबारा रन करवा देता हूँ, ये पहले से चल रहा है, ठीक है। 1 मिनट, ये मैंने टर्मिनल को कर दिया क्लोज, ठीक है। अपना क्लोज हो चुका है टर्मिनल, दोबारा से ओपन कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये अपन दोबारा से टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, और ये गया अपना कमांड लाइन टर्मिनल, ये हो गया सर ओपन। और इसके अंदर अपन कमांड जाके लिख देंगे। मैं क्या शॉर्टकट का यूज करता हूँ, कंट्रोल टिल्ट साइन, इसलिए मैं आपको लेकिन यहाँ पर बताना जरूरी है। npm run dev कमांड रन करवा देंगे, तो इतना जो पोर्ट है 5173 ये ओपन हो चुका है। और ये अपनी पूरी पूरी वेबसाइट, ये कुछ अननेसेसरी टैब ओपन हो रहे हैं, इनको मैं बंद कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये वेबसाइट अब ये वाइट है, वाइट को एक 1 मिनट के लिए अपन
रिफ्रेश मार देते हैं। यहाँ से अपने कोड में कुछ भी चेंज करना हुआ इसको वापस से क्लोज कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर अपन दोनों तरफ से, जैसे कि वाइट प्लस रिएक्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पर अपन कुछ भी चेंज करेंगे। जैसे सपोज करो मेरा नेम है अशोक, ये अपन ने सेव करवा दिया, ये आ चुका है। ठीक है सर, और इसके बाद नीचे चलते हैं। ये जो फाइल है ये भी बता रहा है रिएक्ट जो बेसिक इंस्टॉल होता है अपना सेटअप के साथ ही, उसी के अंदर src_f.jsx में ये फाइल है, एक टेस्ट फाइल है। अपन इसको डिलीट मार देंगे तो ये डिलीट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, पूरा का पूरा जो कोड है अपन चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, ये पूरा का पूरा कोड डिलीट हो चुका है आपका। अब यहाँ पर अपना बेसिक सा कोड भी अपन अपनी तरफ से टाइप कर लेते हैं। जैसे h1 टैग लिया मैंने। ठीक है, हाय दिस इज माय फर्स्ट पेज, आ गया अपना टेक्स्ट। उस तरह से दूसरा मल्टीपल टैग भी अपन ले जा सकते हैं। 1 मिनट में आपको कुछ टेस्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये डायनामिक टैग बार बार मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, जॉन डो परफेक्ट है, चल रहा है। लेकिन अब दिक्कत बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर सपोज करो ये बाहर जो एक ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट, ये नहीं लिखा अपन ने। अपन रेंडर करवा दिया, यहाँ रिटर्न में गए तो ये फंक्शनल कंपोनेंट है अपना, ये खुद भी एरर दे रहा है और अपने वेबसाइट में भी एरर आ गया। ये बोल रहा है अपन रेट को पढ़ेंगे तो इस छोटे छोटे एरर को अपने को बचाना पड़ेगा। जेएसएक्स एलिमेंट के बारे में दे रहा है कि रेफर इन द इनक्लोजिंग टैग। जेएस जब भी होगा तो इस तरह से अपने को टैग के अंदर ही मल्टीपल, जब भी अपन टैग्स लेंगे अंदर तो इनको रेप करना ही पड़ेगा। जैसे ही कर लेंगे वापस से अपनी प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी डायनामिक वैल्यू उसके बारे में अपन देख लेते हैं। काउंट को छोड़ देते हैं। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे इसको अपडेट मार लेते हैं। यहाँ पर गए अपन नेम और यहाँ पर कर देते हैं सेट नेम। नेम सपोज करो डिफॉल्ट है अपना, यहाँ पर अशोक नाम डाल दिया। अब इस नेम को प्रोजेक्ट के अंदर अपन प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, अब ये है, इसको अपन स्टैटिक नहीं लेके डायनामिक रखेंगे। ओके, ठीक है, उस तरह से कितने भी वेरिएबल लिए जा सकते हैं। जैसे आपने अगर किसी दूसरी पहले से प्रायर नॉलेज है किसी भी लैंग्वेज का तो वहाँ पर मल्टीपल लिए जा सकते हैं ना। वैसे सिटी, यहाँ पर सिटी टाइप किया अपन है, ये सिटी का नाम भी अपन प्रिंट करवा देते हैं। जैसे कि यहाँ जयपुर। ठीक है, और ये अपनी हो गई यहाँ पर सिटी। अपनी सिटी प्रिंट हो चुकी है। तो आपको बेसिक चीज़ें जो थी यानी कि इसके अंदर है, ये अभी अपने यहाँ पर नीड थी नहीं, इसलिए यूज भी नहीं हो रही, तो मैं इनको हटा देता हूँ। अब इसके बाद में चलते हैं कि क्या है, क्या किया है अपन ने, इसके बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल में समझ लेते हैं। अपन ने एक रिएक्ट का कंसेप्ट है और इसी का हुक है यूज स्टेट। यूज स्टेट को यूज किया है अपन ने और ये बना दिया। और अब जावास्क्रिप्ट में कुछ अलग था, डॉक्यूमेंट डॉट क्लिक वगैरह, वो इवेंट क्लिक, ट्रिगर क्लिक, वो सब चीज़ें यूज करते थे। यहाँ पर यूज स्टेट की हेल्प से एक फंक्शन के अंदर यूज स्टेट को अपन स्टेट को भी अपडेट करा सकते हैं। ये सारे के सारे एक जितना भी वेरिएबल आ रहा है ना अपना नाम, इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है। मैं एग्जाम्पल समझने के लिए सिर्फ शॉर्ट थिंग से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। जैसे कि सपोज करो नाम है अशोक, अब इसको करना है अपने को विनोद, तो एक फंक्शन में बना सकते हैं अपन। ये हो गया अपना एक फंक्शन चेंज नेम, एक फंक्शन बना दिया अपन ने चेंज नेम। फंक्शन बनाने के बाद अपनी ये जो सेट नेम है इसको अपडेट कराएंगे किसी और नाम से। ठीक है, इसका नाम कर देते हैं अपन राहुल। ठीक है, यहाँ पर गए एक
बटन बना देते हैं। ऑन क्लिक फंक्शन ऐड करवाया अपन ने। ऑन क्लिक पे अपन इसको क्लिक करवाते हैं। अब नाम होना चाहिए अपना क्या, अशोक है रिव्यूअर जो है, और इसके बाद में अपना नाम हो जाना चाहिए राहुल। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर कर लेते हैं चेंज नेम। कोई टाइपो एरर हो जाए तो उस पर इतना ध्यान नहीं दीजिएगा। राहुल, अशोक का क्या हो गया, राहुल। ठीक है, इसी तरह से अपने जो सिटी है, सिटी को भी अपन चेंज करते हैं। इसी को दोबारा से बना लेते हैं एक, और चेंज। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने कॉपी पेस्ट किया है सिंपल सा। यहाँ से मैं क्या, और सिटी है इसकी जयपुर नहीं है, कोटा। राहुल की जो सिटी है वो है कोटा। ठीक है, इसी को भी सेम कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर चेंज सिटी, और चेंज नाम की जगह लिख दिया चेंज सिटी। ओके, और ये जो सिटी है वो डायनामिक है, और यहाँ पर सेट नेम की जगह हो जाएगा सेट सिटी। ओके, राहुल जयपुर, रिलोड करोगे तो आएगा अशोक जयपुर। चेंज नाम किया तो चेंज नाम करते हैं राहुल जयपुर हो रहा है। चेंज सिटी करते हैं, राहुल कहाँ से हो गया, कोटा से। इस तरह से। तो स्टेट, क्योंकि एक स्टैटिक पेज तो हम हमेशा बनाएंगे नहीं ना, कभी कभार डायनामिक की भी रिक्वायरमेंट आएगी। तो उन चीज़ों के लिए अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे अपन स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल ले सकते हैं अपन, एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो भी बेसिक ही है। अपन क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, बेसिक सा नंबर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें। देखो ये बेसिक ही है, और बेसिक फाउंडेशन अगर आपकी बेस्ट है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है किसी भी टाइप की, क्योंकि आगे चल के जो नेक्स्ट अपने जो चीज़ें आने वाली है ना, एरे ऑब्जेक्ट वगैरह, उसमें सब कुछ चीज़ें आपको एरे ऑब्जेक्ट ये सब चीज़ें तो एपीआई से मिल ही जाएगी। आपको क्या कराना है उनके अंदर मैनिपुलेशन, यानी कि उन्हीं को मल्टीप्लिकेशन करवाओगे कभी, वो यानी कि आपके पास रिकॉर्ड पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन उन्हीं रिकॉर्ड को आपको रिप्रेजेंट करना है, या कभी कभार डेटाबेस के इंसर्ट कराना है। वो मोस्टली जो अब आएंगे अपने नेक्स्ट वाले चैप्टर में, अभी तो देखो 15-20 चैप्टर आने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो ये चीज़ें जब तक आपकी कवर नहीं होगी ना ढंग से, तब तक आप वहाँ पर आपको दिक्कत आने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों में जितना टाइम अपना लग जाए वो कोई दिक्कत नहीं है। उन पे आपको ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ 100% मैं कर सकता हूँ। और ये चीज़ों में अगर आपको दिक्कत आ रही है ना, तो फिर समझ लीजिए थोड़ा सा कि ये स्टेट है, स्टेट में चेंज नेम और ये सेट। हाँ, थोड़ा सा मैं इसको भी कवर करना चाहूँगा कि एक तरफ अपन ये जैसे चेंज नेम और चेंज सिटी, ऐसा ही नहीं है, आप यहाँ पर किसी भी टाइप का वेरिएबल ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर इमेजिनेशन जो अपना कोई है नहीं, मैटर नहीं रखता, वो चीज़ ले लेते हैं। हाँ, आपको जो सीक्वेंस रहेगा वो इसी में कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में क्या, हाँ अब कॉन्स्ट से भी अगर आप फेमिलियर नहीं हो तो मैं थोड़ा सा इसको प्ले कर देता हूँ आपके लिए। जो जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल के टाइप होते हैं, उन्हीं टाइप में से कॉन्स्ट भी एक टाइप है आपका। तो वह पहले अपना वेयर वेयर से डिफाइन कर देते थे, लेकिन वेयर में कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या होता है, लेट, जो टाइप है उनसे आप फेमिलियर होंगे। वेयर, लेट, कॉन्स्ट क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल में आ जाता है। तो वहाँ पर ऑफ कोर्स आपको पता होगा, और वरना मैं थ्योरेटिकली बता देता हूँ। जो वेरिएबल होता है वेयर वाला, उसका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है। और जो लेट होता है, लेट में क्या, अब ग्लोबल से क्या मतलब समझ रहे हो, ग्लोबल का कहने का मतलब ये है कि उसको आप एक फंक्शन के अंदर भी अपडेट कर सकते हो। जो लेट होता है उसको आप अपडेट मतलब डिफाइन कर दोगे सिंगल टाइम। तो जैसे सपोज करिए यहाँ पर देख लेते हैं, लेट इक्वल टू ए, अपन ने यहाँ पर इक्वल टू 1, लेट इक्वल टू 1 रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही हो कि मेरे को ए की वैल्यू भी इंक्रीज करनी है, तो यहाँ पर ए इक्वल टू हो गया 5। ठीक है, और यहाँ पर अपन ए को मार देते हैं प्रिंट। ठीक है, H2
और यहाँ पर आपका ये वेरिएबल प्रिंट करवा देते हैं आपका ए। इसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, वरना एरर देगा बिना वजह का ही, जिसका कोई लेना देना नहीं है अपने को। ठीक है, ये हो गया 1। अब अपन ने कौन से वाले में डाला था, ये था अपना चेंज नेम में। अब चेंज नेम में है ना, तो यहाँ पर ए इक्वल टू हो जाना चाहिए 5। अब यहाँ पर देखना एक दिक्कत भी आएगी। अपन ने क्या किया है, 1 डिफाइन किया है, लेकिन यहाँ पर क्या है दिक्कत, जबकि ऐसा नहीं है कि फंक्शन नहीं चल रहा, ये फंक्शन वर्क कर रहा है। अपन देख लेते हैं कंसोल की हेल्प से। वैल्यू चेंज, ऐसा क्यों हो रहा है अपने साथ, उसको भी समझेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, जब आप करने बैठोगे ना, तो आपको इस तरह की चीज़ों में आप उलझने वाले हो और आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। इसलिए मैं खुद से इस तरह की प्रॉब्लम आपको जनरेट कर रहा हूँ, फिर इनका 1 बाय 1 सॉल्यूशन बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों होता है। अब आपको लग रहा है कि ये 1 की जगह यहाँ पर होना चाहिए इक्वल टू 5, लेकिन ये 5 क्यों नहीं हुआ, उसके अंदर एक और हुक अपने को जो लगने वाला है वह भी हो गया। ये देखो वैल्यू चेंज, कितनी बार भी क्लिक करो ये तो आ रहा है कि वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में वैल्यू चेंज हुई नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। इसके लिए अपने को एक और हुक लगने वाला है, उसका नाम है यूज इफेक्ट हुक। अब यूज इफेक्ट हुक क्या करता है, वह सब चीज़ें, उसकी डिपेंडेंसी क्या होती है, उन सब चीज़ों के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हाल फिलहाल एक स्टेट है, स्टेट को अपने मैनिपुलेशन करवा दिया है यहाँ से, कि स्टेट को कैसे अपडेट करते हैं। ठीक है, ये अपन ने डिफाइन किया था, और एक अपन ने प्रिंट भी कर रखा है और चीज़ें। अब थोड़ा सा तो इसके अंदर क्या, अपन इसी वेरिएबल को इस तरह से नहीं लेकर रिएक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से अपन थोड़ा सा एक स्टेप अपन आगे मूव फॉरवर्ड हो चुके हैं। इसको हटाते हैं। अब इसी को यहाँ पर जैसे ही सपोज करो, जो मैं आपको बताने वाला था वो यहाँ से बताता हूँ। नंबर कि किसी भी टाइप का वेरिएबल डिफाइन, उसी चैप्टर पे आ रहे हैं अपन। सेट, सॉरी टाइप हो जाता है कभी कभार, अपन ने डिफाइन किया था 1, तो ये सर हो गया आपका 1। ठीक है, अब यहाँ से जो है एक अलग ही फंक्शन बना लेते हैं अपन, तो सेपरेट फंक्शन हो जाएगा अपने लिए। फंक्शन इंक्रीमेंट को मैंने यहाँ पर INC का नाम दिया है। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो जो आपको डिजायरेबल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर है, ये गए नंबर में, अपना जो है वो है नंबर प्लस का साइन, प्लस का साइन, और अपन 1 के इंक्रीमेंट करवा देते हैं अपने नंबर को। ठीक है, फंक्शन है, एक फंक्शन लगेगा अपना। ठीक है, डेंसिटी के बाद में स्प्लिंग हो जाए तो देख लेना, कुछ नहीं है, आप सही कर सकते हो। मेरा जो फोकस है, सॉरी, INC अपने फंक्शन का नाम है, ये INC हो गया अपना। और यहाँ पर जो नंबर है वो रहने वाला है अपना वेरिएबल। ठीक है, नंबर अपने प्रिंट कर लिया, सिटी के बाद में आ रहा है 1। इसको मैं थोड़ा डाउन कर देता हूँ। इंक्रीमेंट नंबर 2, 3, जितने चाहेंगे अपना नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब इसी के लिए एक और फंक्शन बना लेते हैं अपन, जो इंक्रीमेंट के साथ साथ डिक्रीमेंट भी करेगा। फंक्शन डी ई सी, ये डिक्रीमेंट, सॉरी, ये डिक्रीमेंट हो गया, और ये हो जाएगा सेट नंबर, और अपना जो नंबर है उसको करवा देंगे -1। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो मिस हो गई है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे।
डिक्रीमेंट। ठीक है, नंबर सेम है, उसके लिए दो फंक्शन बनाए हैं अपन ने, कि एक इंक्रीज करने के लिए होगा और एक डिक्रीज करने के लिए होगा। ये अपनी एक स्टेट है, सेट नंबर के नाम से, इसी को अपन इंक्रीज करवा रहे हैं, इसी को अपन डिक्रीज करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया 15 तक, अब करते हैं डिक्रीज। हो रहा है, इंक्रीज करना चाहे इंक्रीज हो रहा है। तो ये फंडा यूज स्टेट का, जैसे उधर अपन एक वेरिएबल में डिफाइन करते थे ना, और वेरिएबल से थोड़ा ऊपर उठ जाओ, अपन हर चीज़ के लिए यहाँ पर बनाएंगे एक स्टेट, ना कि एक वेरिएबल। ठीक है, रिएक्ट में जब अपन मूव करवाएंगे तो रिएक्ट का खुद का फंडामेंटल है, ये बेटर भी होता है। तो अपन लेट कॉन्स्ट वह सारी चीज़ें, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो काम नहीं करती है, तो 100% काम करती है, लेकिन जो बेटर अप्रोच है रिएक्ट के साथ में, वो अपन स्टेट करेंगे। और जितने भी चीज़ें हैं रिएक्ट के हुक है, सारे के सारे हुक को अपन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो जावास्क्रिप्ट के कोर फाउंडेशन है, उनसे अपने को लर्न करना है कि बेस क्या है, बेस वहां से रहेगा, और जो चीज़ें रिएक्ट के अकॉर्डिंग चल रही है उसी के अंदर अपन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आज का जो चैप्टर है उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपन यूज इफेक्ट हुक है उसको भी आपके साथ इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है सर, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।